जय हिंद। आज हम बात करेंगे अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हम देखेंगे बिहार के प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, सोन, कोसी, गंडक इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगर बिहार का ओवरव्यू मैप देखें तो बिहार का शेप एक रेक्टेंगुलर शेप में है। बिहार का मैप, तो हम ओवरव्यू मैप खींचते हैं, एक रफ मैप बनाते हैं। तो आप इधर से देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण होते हुए ऐसे लास्ट में कैमूर को बनाते हुए बिहार का लगभग मैप इस टाइप में है। और इसमें से गंगा बहती है बीचों बीच, जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। और गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर से, बिहार के बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है और बिहार के कटिहार ज़िले से बाहर निकल जाती है। और ये बिहार, अभी हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख नदियों में से एक गंगा है, जो कि बिहार को भी हमने बताया कि बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो स्टार्ट करते हैं हम गंगा नदी से, और हम जानेंगे कि गंगा कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, किस ज़िलों से किसके ज़िलों से गुजरती है और कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि गंगा कहाँ से जाके मिलती है। गंगा अलकनंदा और भागीरथी के जो मिलती है वहाँ से जाके गंगा का निर्माण होता है। हालांकि पहले तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा का नाम वहाँ से होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती है ना, वहाँ से गंगा का नाम शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है वहाँ से। गंगा का जो निकलने का आप देखें किस वे से निकलती है, कहाँ कहाँ से गुजरते हुए हमारे बिहार, उसका कहाँ बिहार से होते हुए बंगाल में कैसे कैसे निकलती है, तो हम देखें तो गंगा पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से जाके उसके बाद यूपी आती है, यूपी के बाद फिर बिहार में प्रवेश करती है, जो कि अभी हमने बात किया, बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। कटिहार में जाके वो झारखंड चली जाती है, कटिहार से झारखंड, जो कि साहेबगंज नाम की जगह से, झारखंड के साहेबगंज से, सॉरी साहेबगंज साहेबगंज से ही निकलती है, शायद कंफर्म नहीं है हम, पर लगभग यहीं से निकलती है और झारखंड से जाके वेस्ट बंगाल में चली जाती है। गंगा जब यहाँ प्रवेश करती है बक्सर में, तो एक जगह पड़ता है बक्सर में चौसा, जो कि वहीं पर 1539 में शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं का युद्ध हुआ था, जिसे कि चौसा का युद्ध कहा जाता है। और गंगा नदी के पास ही उस वहीं पर हमारे दक्षिण दक्षिण बिहार से बहने वाली नदियाँ करमनासा, जो कि चौसा में ही जाके गंगा में मिलती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आप देखें तो यहाँ से निकलती है करमनासा नदी, और ये महत्वपूर्ण नदी इसलिए बन जाती है कि बिहार और यूपी का एक बॉर्डर बना देती है, और यहाँ आके बक्सर में चौसा जगह पे मिल जाती है, जिसमें हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध किसके किसके बीच, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच, और यहीं आके मिलती है, चौसा में जाके मिलती है करमनासा नदी। अगर हम देखें गंगा टोटल ट्रेवल करती है, मतलब टोटल यात्रा करती है गंगा बिहार में, तो
2525 किलोमीटर, सॉरी नहीं, 2525 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करती है, मतलब पूरे बिहार, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक। और सिर्फ बिहार में देखें तो 445 किलोमीटर ट्रेवल करती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है पटना में, इस वाले क्षेत्र में। क्योंकि पटना का जो क्षेत्र है ना, पटना पटना इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पटना को ऐसे ही, पटना इस टाइप से है, एक लेटा हुआ जैसा ज़िला जैसा है, ऐसे फैला हुआ, जिसको पूरे पूरे पटना में ट्रेवल कर देती है और पटना को भी दो भाग में बांट देती है, ऐसा बना हुआ है। तो लगभग पटना में गंगा ट्रेवल करती है। पहले देख लेते हैं बिहार में। बिहार में गंगा ट्रेवल करती है 445 किलोमीटर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है पटना में। पटना में लगभग 99 किलोमीटर, पटना में 99 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और बिहार के 12 ज़िलों से गंगा बहती है, बिहार के 12 ज़िलों से गंगा बहती है। अभी आप देखेंगे अच्छे से ही कि कौन कौन ज़िलों से निकलती है। पहले हम प्रमुख नदियों के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि किन किन ज़िलों से गंगा निकलती है और कहाँ कहाँ जाके कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। और अब और बिहार का 12 ज़िलों से निकलती है। बिहार में गंगा का बस इतना ही महत्वपूर्ण रोल है, और बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है गंगा के बारे में। फिर हम अब दूसरी नदियों के बारे में जानते हैं। अब हम पहले देख लेंगे उत्तरी बिहार के बारे में, मीन्स के उत्तर बिहार से बहने वाली नदियाँ। आपको पता होगा कि बिहार सटा हुआ हिमालय से, लगभग हिमालय वाले क्षेत्रों से सटा हुआ है, जिसमें कि जितनी भी नदियाँ बिहार में आती हैं ना, वो हिमालय वाले क्षेत्र से आती है, जिसे हम, और गंगा भी निकलती है ना, मतलब लगभग लगभग नदियाँ, सारी नदियाँ ट्रांस हिमालय से ही निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो और उत्तर बिहार का सारा नदी ढलान होने की वजह से, मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि बात, नोट में हो जाना चाहिए था, नोट, कि हर एक 1 किलोमीटर पर बिहार में सिर्फ उत्तरी बिहार से देखें हम तो हर एक 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का स्लोप है, मीन्स कि ढलान है। ऐसे हिमालय हो गया हमारा, और ये ट्रांस हिमालय से निकलती है नदियाँ सारी बिहार में आने के लिए। और ये जो ऐसे जो ढलान आती है ना, ऐसे जो ढलान आती है ना, तो ये ऊंचाई क्षेत्र में पड़ता है, फिर उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, ऐसे करके। तो हर एक 1 किलोमीटर पर, बिहार के हर एक 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का ढलान है। ठीक है, शायद ये बात समझ गए होंगे आप कि क्यों सारी नदियाँ इधर ही बहती हैं। और एक बात और हम बता दें कि ये सारी नदियाँ जो है ना, धीरे धीरे पश्चिमी की ओर होने लगी है, पश्चिम की ओर, मीन्स कि जैसे आप कह दें कि ये पूरब साइड में है, मान लीजिए कोसी नदी पूरब साइड में बह रही है, तो अभी दिशा बदलने के चेक, मतलब दिशा भी बदलती है बहुत सारा, तो कारण है इसका दिशा बदलने का, ये जो ये जो पूरब की तरफ बहती है ना, पृथ्वी के घूर्णन गति के वजह से, पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से जो है ना, ये नदियाँ इधर को खिसक रही है, धीरे धीरे इधर को खिसक रही है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कोसी नदी जो है अपने राह को बदलती है, अपनी दिशा बदलती है। ये कोसी नदी है। ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी हम सारा आगे बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे कि किस तरह से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अभी बस इतना जान लीजिए कि सारी नदियाँ जो है ना, बिहार में जितनी भी सारी नदियाँ हैं, वो पश्चिमी की ओर प्रवेश करती जा रही है, मीन्स कि पश्चिमी की ओर खिसकते चली जा रही है, धीरे धीरे खिसकते चली जा रही है। और जैसे कहा जाता है कि इसमें कि उसका राह राह नहीं, हाँ, वो अपना यात्रा कर रहा हूँ, वो अपना दिशा बदल रही है। वजह यही है कि पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से है, याद रखिएगा ये बात, ये ज़रूरी है। और एक बात और कि बिहार में सारी नदियाँ इधर ही क्यों बहती है, मीन्स कि दक्षिणी साइड में क्यों बहती है, क्योंकि वो हर एक 1 किलोमीटर पर, बिहार के उत्तरी छोर हर एक 1 किलोमीटर पर
6 सेंटीमीटर का ढलान होती है दक्षिणी की ओर, जिसकी वजह से सारी नदियाँ यहाँ बहती है। और हम देख रहे हैं अभी आगे। और एक बात और हम बता देते हैं कि इधर वाले क्षेत्र में भी ना ज़्यादातर पहाड़ी इलाका ही है, जैसे कि झारखंड वाला हो गया, और झारखंड हो गया, और साइड में भी और सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश वगैरह सब, जिसमें कि आप कहें तो विंध्य पर्वत वगैरह सब का जो नदी है ना, इधर तो बहती ही है, पश्चिमी साइड में बहती ही है। एक और मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। बिहार का एक मैप और बना लेते हैं। ये रहा बिहार का मैप, और ये रही हमारी गंगा नदी, बक्सर से होते हुए कटिहार को निकलती है। ये रही करमनासा, जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है और जाकर चौसा में मिलती है। ठीक है, अब बताते हैं। आपको भी मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय से जो निकलने वाली सारी नदियां हैं वो बहती है बिहार के दक्षिण की ओर, और इस साइड में मीन्स कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो पहाड़ी इलाका है उसकी सारी नदियाँ बहती है पूर्व की ओर, और ये बहती है दक्षिण की, सॉरी यार, ये बहती है दक्षिण की ओर, और ये बहती है उत्तर की ओर, यहाँ की नदियाँ। तो जिसके वजह से इस वाले इलाके में ढलान ज़्यादा होता है, और बाढ़ का खतरा, हालांकि इधर के नदियों से नहीं होती है, ज़्यादा इधर के नदियों से होती है, क्योंकि इधर ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से, मतलब ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से नदियों का जो धार है ना, जो नदियों का जो करंट है ना, बहुत तेज़ होता है, जिसके वजह से बाढ़ का कारण बन जाता है। और बिहार चारों बगल से, मीन्स के नॉर्थ से ले लीजिए, नॉर्थ वेस्ट ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ले लीजिए, साउथ वेस्ट ले लीजिए, साउथ ईस्ट ले लीजिए, तो सारा ढलान जो है ना ये बीच में पड़ जाता है बिहार का। और ढलान कितना पड़ता है? हर एक 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का ढलान होता है, बिहार बीच में पड़ जाता है बिहार का। ठीक है, और बस गंगा के बारे में बस इतना ही था। गंगा के बारे में इतना ही था कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से निकलती है, निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसका महत्वपूर्ण नदी में से महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे, इतिहास में देखेंगे तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी और हुमायूं लड़ा था। और इसी नदी पर मिलती है हमारा करमनासा, जो कि यूपी और बिहार को यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है, और जाकर चौसा में मिलती है। करमनासा के बारे में भी देखेंगे, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है और कहाँ पर जा ख़त्म तो बता ही दिए कि चौसा में जाके होती है, तो फिर भी हम इसके बारे में फिर से जिक्र करेंगे हम। अभी हम जानेंगे पहले उत्तर बिहार के नदियों के बारे में, तो हम चलिए शुरू करते हैं। उत्तर बिहार की नदियों में हम देखेंगे तो पहला नदी देख लेते हैं हम घाघरा को। मैप बना लेते हैं, मैप में ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैप बना लेते हैं पहले। ये बिहार का ओवरव्यू मैप है, बाकी हो ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते थे फिर। गंगा नदी बनाना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी हम बना देते हैं ताकि याद रह सके कि कहाँ से निकलती है, कहाँ बिहार को बांटती है। ये गंगा हो गई। अब देख लेते हैं घाघरा के बारे में। घाघरा का सोर्स जो है ना, जो उद्गम स्थल है ना, वो नेपाल से है, नम्पा नाम के जगह से। ठीक है, नम्पा में नेपाल से है, वहीं से उसका घाघरा का उद्गम स्थल है। और घाघरा भी एक ऐसा नदी है जिसमें बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, ऐसे करके आती है और जाके छपरा में सारण में जाके ये मिल जाती है, यहीं पे मिल जाती है बिहार के स्टार्टिंग में ही।
सॉरी, गंगा नदी के स्टार्टिंग में ही सारण में मिल जाती है, जो कि जगह का नाम है डोरीगंज, नाम है जगह का। सारण में छपरा में जाके डोरीगंज में मिल जाती है घाघरा नदी। ठीक है। और ये नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? गोपालगंज से। बिहार में प्रवेश करती है गोपालगंज से। ठीक है, इसको याद रखना ज़रूरी है कि बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है। तो हम पहले नोट बना लेते हैं इसका, देख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है, सोर्स इसका है, लिख देते हैं ऐसे ही, सोर्स है इसका नमपा में, इन नेपाल, इन नेपाल, सॉरी, इन नेपाल, नेपाल। और हाँ, एक बात और, इन नेपाल में ये जो घाघरा नदी है ना, सॉरी, टॉपिक हम पहले बना लेते हैं, हम एक टॉपिक बना लेते हैं घाघरा का। नेपाल में इसको बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है इसको करनाली। ठीक है, करनाली बोला जाता है, हाँ करनाली ही बोला जाता है, करनाली। और फिर यही आगे यूपी में बोला जाता है इसको सरयू नदी, जिसमें अयोध्या बसा हुआ है ना, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी बोला जाता है। और अगर जाए बिहार में आ जाती है तो फिर इसको बोला जाता है घाघरा, घाघरा। अभी आपको पता है कि बिहार में डोरीगंज में मिलती है, छपरा सारण में, गंगा में जाके मिलती है बिहार के, अच्छा सारण में मिलती है, सीधा पॉइंट रखना है कि सारण में जाके मिलती है गंगा में। और फिर ये प्रवेश करती है बिहार में, कहाँ से? गोपालगंज में से प्रवेश करती है। और बिहार में ये पूरा ट्रेवल करती है 88 से 83 किलोमीटर, सॉरी सॉरी 88 नहीं, 80 से 83 किलोमीटर ये पूरा ट्रेवल करती है बिहार में, पूरा यात्रा करती है। कितना कितना यार, 80 से 83 किलोमीटर यात्रा करती है। और घाघरा नदी के वैसे प्रमुख शहर को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। यूपी में तो आप अभी बता दिए कि अयोध्या, एक अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या है, और दूसरा है सारण। सारण, बिहार का सारण, ये यूपी में है, यूपी और ये बिहार, बस। और कुछ खास नहीं है इसके बारे में, मीन्स कि खास तो होंगे ही, पर और ज़्यादा जानकारी ठीक है, इतना काफ़ी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये रहा आपका गंगा नदी, कहाँ से कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को बक्सर कहते हैं, यहाँ पर निकल जाती है कटिहार। और ये रहा आपका घाघरा, जो कि प्रवेश करती है गोपालगंज से, और जाके मिल जाती है छपरा सारण में, डोरीगंज के पास। और पूरे बिहार में ट्रेवल करती है 80 टू 83 किलोमीटर्स। एंड इसका और भी नाम है, जैसे नेपाल में बोला जाता है करनाली, यूपी में बोला जाता है सरयू, और बिहार में बोला जाता है घाघरा। अब हम आगे देखते हैं, दूसरी नदियों के बारे में देखते हैं हम। दूसरी नदी हम देख लेते हैं अब गंडक के बारे में, क्योंकि हम सीरियल से चलते हैं, सीरियल से चलेंगे ना तो आसानी से याद रहता है। उसके टॉपिक बना लेते हैं गंडक का। गंडक, अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उत्तरी उत्तरी बिहार से जो जितने जितने भी वाले वाली नदियां हैं ना, वो हिमालय से ही निकलती है, जिसमें कि गंडक आ जाती है, जो कि गंडक का उद्गम स्थल भी हिमालय ही है। और ये बारहमासी नदियाँ कहा जाता है, मीन्स कि सालों भर इसमें पानी रहती है, पूर्ण रूप से ये भरा ही रहता है, सालों भर पानी रहती है इसमें, आपको पता है। और
और हिमालय से जो निकलती है ना, तो ये निकलती है हिमालय के प्रमुख चोटी में से अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी है, ग्लेशियर है, उसी के बीच से निकलती है। इसमें अन्नपूर्णा के जो श्रृंखला है ना, उसके बीच है एक और नदी, एक और ग्लेशियर, जिसको बोला जाता है मानकोट और कुटान, जिसके बीच से ये निकलती है गंडक नदी और बिहार में आती है। हम लिख लेते हैं पहले। अब ये निकलती है हिमालय से। सोर्स इसका कहाँ है? सोर्स है हिमालय, हिमालय। और कहाँ कहाँ से? अन्नपूर्णा से, अन्नपूर्णा ग्लेशियर से, ग्लेशियर से। अन्नपूर्णा के जो चोटी है ना, उन दोनों के बीच से, उसको भी लिख लेते हैं, मतलब उल्टा ही लिख दिए, अब ध्यान से रखिएगा। चोटी है इसका मानकोट, एक मानकोट और एक है कुटान। इन दोनों के बीच से निकलती है हमारे गंडक नदी। देखते हैं आगे हम। एक और पॉइंट है, एक और नोट है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना, वो गंडक नदी के किनारे ही बसा है। बसा क्या है, गंडक किनारे के, गंडक नदी के किनारे ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, लिख देते हैं इसको हम, वाल्मीकि टाइगर टाइगर रिजर्व, रिजर्व गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह नदी भी यूपी और बिहार को विभाजित करती है, इसके बॉर्डर बनाती है। यूपी एंड बिहार में, बिहार को विभाजित 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 करती है। देखते हैं आगे। और यह नदी बिहार को विभाजित करती है। और बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में जब प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। ये हो गया उसका प्रवेश, प्रवेश करती है। और जाके मिलती कहाँ है? पटना में मिलती है, पटना, पटना में पहलेजा घाट के पास, पहलेजा घाट। चूँकि ये पहलेजा, पटना, अभी हमने बात किया था कि पटना जो है ना, पटना को भी गंगा नदी दो भागों में बांटती है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पटना है ना, पटना को भी गंगा नदी दो भागों में बांटती है। और सोनपुर वाले क्षेत्र में, सोनपुर वाले क्षेत्र में, पटना के साइड में, उधर ही पहलेजा घाट है। सोनपुर क्षेत्र का ही पड़ जाता है। वहीं वाले क्षेत्र में जाके मिल जाती है हमारी गंडक नदी। इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नामों से जाने जाने का कारण है कि गंडक नदी में ही जो है ना, शालिग्राम पत्थर मिलता है, जो कि बहती हुई आती है। वो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसकी वजह से उस पत्थर का पूजा किया जाता है, उसको भगवान के रूप में माना जाता है, जिसके वजह से इस नदी का नाम भी अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो गंडक हो गया,
एक हो जाता है नारायणी नदी। नारायणी नदी भी गंडक को ही कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है शालिग्रामी, क्योंकि शालिग्राम पत्थर जो है ना, हमारे नारायण शालिग्राम पत्थर जो है ना, गंडक नदी से ही निकलती है, यहीं से निकलती है। और इसमें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और प्रमुख शहर में से हम देख लेते हैं, एक बसा हुआ है प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर, जो कि लीची के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। ये भी बसी हुई गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बसा है गंडक नदी के किनारे। ठीक है। और पहले ही बात कर चुके हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना, बसा हुआ है गंडक नदी के किनारे ही, नेपाल में ही है। गंडक नदी का पर जो अब हम देख लेते हैं, 1 मिनट चलिए। गंडक पर प्रमुख नहर भी निर्माण किया गया है, जिसमें कि जानना ज़रूरी है। प्रमुख नहर हम देख लेते हैं, जिसमें नहर बनाने का रीज़न ये है ना कि नदी का एक तो करंट को कम करना, और दूसरा जिस क्षेत्र में पानी का अभाव है ना, वहाँ तक पहुँचाना। तो गंडक नदी पर बने प्रमुख नहर को हम देख लेते हैं। गंडक पर निर्माण नहर, पहला क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी त्रिवेणी परियोजना बोल देते हैं हम, त्रिवेणी परियोजना। दूसरा है तिरहुत कहा जाता है, तिरहुत तिरहुत परियोजना। सारण में है तो सारण कहेंगे ही, सॉरी सारण में नहीं है, याद रखना है, गलती कर दी हम, सारण में नहीं है नदी, क्योंकि सारण इस परियोजना का नाम है, सारण परियोजना। कारण है सारण में इसका पानी पहुंचाया जाता है। सारण एक ड्रेनेज सिस्टम के अनुसार अपवाह तंत्र में जो देखें तो सारण सूखा होने की वजह से, सूखा नहीं मतलब गंडक नदी का पानी सारण को पहुंचाया जाता है, तो जिसकी वजह से सारण नदी सारण परियोजना भी कहा जाता है। और दूसरा है तेवर, सॉरी चौथा कहेंगे हम तेवर, तेवर परियोजना। गंडक नदी को सप्तधारा नदी भी कहा जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम, भूल गए थे। सप्तधारा नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से बनी है। सप्तधारा नदी भी कहा जाता है। सप्तधारा नदी बनने का कहा जाने का कारण तुमको पता ही होगा कि 7 धारा से बना हुआ है। शालिग्रामी पत्थर मिलने की वजह से शालिग्रामी कहा जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप भी मिला जाता है, जिसकी वजह से नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है, आगे नेक्स्ट डे। जय हिंद।